ठीक है। जी सर। हाँ ओके, सो आज हम देखने वाले क्रेडिट मैनेजमेंट। तो क्रेडिट मैनेजमेंट थोड़ा हार्ड है। हार्ड मतलब इसमें क्या है कि इंटीग्रेशन पार्ट है, मतलब कुछ पार्ट एसडी में कवर होता है, कुछ कुछ पार्ट एफआई में कवर होता है। तो एफआई यानी फाइनेंस मॉड्यूल होता है, तो उसे बोलते हैं एफएससीएम, फाइनेंशियल सप्लाई चेन मैनेजमेंट। मतलब फाइनेंस और हमारा एसडी का इंटीग्रेशन है इसमें क्रेडिट मैनेजमेंट में। तो बेसिकली क्रेडिट मैनेजमेंट होता क्या है, तो कोई भी अगर आपका कस्टमर है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप हो, तो आपके पास एक क्रेडिट कार्ड होगा। तो ये क्रेडिट कार्ड आपको कोई बैंक देता है या कंपनी देता है? ये बैंक देता है। तो ये किस बेसिस पे देता है कि बैंक को लगता है कि आप लॉयल कस्टमर हो उसके। अभी छोड़ दो, अभी का सिनेरियो अगर आप देखोगे तो कोई भी बैंक किसी भी कस्टमर को कॉल करके क्रेडिट कार्ड या लोन के लिए अप्रोच करता है। बट इसका अगर रियली मतलब इसका अगर इम्प्लीमेंटेशन देखोगे कुछ 10 साल 15 साल पहले की, अगर आप इसका हिस्ट्री चेक करोगे, तो पहले कैसे होता था, जो भी उनका बैंक का कस्टमर है, जिसके अच्छे ट्रांजैक्शन है, जिसका सिविल स्कोर अच्छा है, वो उनको ही लोन या फिर क्रेडिट कार्ड देते थे। क्योंकि उनको पता था इनको अगर क्रेडिट कार्ड दे दिया, इन्होंने अगर हमारा क्रेडिट कार्ड यूज करके कुछ ट्रांजैक्शन किए, तो ये पेमेंट फिर से वो क्रेडिट कार्ड में फिल करेंगे और वो पैसे हमें रिटर्न मिल जाएंगे। उसका एक एक महीना या 2 मंथ, 1.5 मतलब 45 डेज, ऐसे कुछ भी लिमिट होता है। तो मैक्सिमम बैंक का तो 1 मंथ का ही होता है, 45 डेज वगैरह का नहीं रहता है। बट अगर आप इंडस्ट्री में देखोगे जहाँ पे हम क्रेडिट लिमिट देते हैं, तो उसका चेंज रहता है। 1 मंथ होगा, 5 डेज, 7 डेज, 55 डेज, 45 डेज, 90 डेज, ऐसे अलग अलग होता है। तो ये बेसिकली क्रेडिट मिलता है आपको, यानी आपका जो भी कंपनी है या जो भी बैंक है वो आपको कुछ क्रेडिट देता है, यानी आप उतने अमाउंट का कुछ परचेस कर सकते हो, आपके पास पैसे ना हो तभी भी। तो सेम प्रोसेस एप्लीकेबल होता है एसएपी में। एसएपी में नहीं बोल सकते, इंडस्ट्री में। तो इंडस्ट्री में एक होगा कंपनी और दूसरा कंपनी का कस्टमर। तो ये कंपनी क्या करेगा, ये कस्टमर को कुछ क्रेडिट लिमिट असाइन कर देगा, बेस ऑन किसके बेसिस पे, उसकी रिस्क कैटेगरी के बेसिस पे। तो बेसिकली रिस्क कैटेगरी मतलब क्या होता है, तो रिस्क कैटेगरी मतलब वो कस्टमर कैसा है, मतलब उस पे आप रिस्क ले सकते हो या नहीं ले सकते हो। तो रिस्क कैटेगरी कैसे डिफाइन होती है, आपका न्यू कस्टमर है या फिर आपका रेगुलर कस्टमर। इसमें फिर न्यू कस्टमर के बाद रेगुलर होगा, उसके बाद एक ऐसा भी हो सकता है कि कुछ महीने में एक दो बार ऐसे ये करता है, मतलब एक रेगुलर बायर होगा, और ये दूसरा कौन सा बोल सकते हैं कि हफ्ते में एक दो बार वो लेता है। ऐसा भी एक कस्टमर आपका होगा जो नॉर्मल कस्टमर बोल सकते हैं उसको। और एक स्टीम कस्टमर, ये आपका स्टीम कस्टमर है। तो इसके लिए न्यू कस्टमर के लिए आपकी हाई रिस्क होगी, क्योंकि ये अगली बार आएगा नहीं आएगा आपके पास पता नहीं है। एक बार ले लिया आपने, क्रेडिट पे दिया, और नेक्स्ट टाइम आया ही नहीं आपके पास, आप इसके पीछे नहीं भागोगे पैसे लेने के लिए, तो इसको हाई रिस्क पे लगोगे। ये दूसरा होगा रेगुलर कस्टमर। तो रेगुलर कस्टमर मीडियम रिस्क। और ये फ्रिक्वेंटली बायर हम बोल सकते हैं इसको, इसको रेगुलर में कन्वर्ट कर देते हैं। ये होगा लो रिस्क। और ये फ्रिक्वेंटली बायर है, फ्रिक्वेंटली कस्टमर, इसका होगा मीडियम रिस्क। और कोई ऐसा एक्सट्रीम कस्टमर होगा जिसका लो रिस्क होगा या फिर उसका रिस्क ही नहीं होगा, उसको आप
कोई रिस्क कैटेगरी नहीं लगाओगे, सिर्फ उसको क्रेडिट लिमिट तो दे दोगे, बट उसका ट्रांजैक्शन आप ब्लॉक नहीं करोगे, क्योंकि ये रिस्क के बेसिस पे आप इसका ट्रांजैक्शन ब्लॉक कर सकते हो। इसको सेल्स ऑर्डर में ब्लॉक कर सकते हो, मीडियम रिस्क है तो इसको डिलीवरी में ब्लॉक कर सकते हो, और ये लो रिस्क है तो इसको पीजीआई के टाइम ब्लॉक कर सकते हो, ये ऐसे। और इसको आप ब्लॉक ही नहीं करोगे, इसको अनब्लॉक कर रखोगे, सिर्फ इसका क्रेडिट लिमिट आप टाइम बाय टाइम चेक करोगे, क्योंकि आपका ये स्टीम कस्टमर है, आपको पता है ये 100% आपको पैसे देगा ही। तो ये होता है आपका क्रेडिट लिमिट। तो ये तो हो गया हमारा लेमन लैंग्वेज में, बट सिस्टम एसएपी के लैंग्वेज में इसको थोड़ा सा अलग तरीके से हमें कॉन्फ़िग करना पड़ता है। तो अभी जाते हैं हम एसपीआरओ में। एसपीआरओ रेफरेंस इम्प्लीमेंटेशन गाइड, इसमें जाना है फाइनेंशियल सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इसमें होगा, ये अलग अलग नोड होते हैं इसमें। एक्चुअली ये जो पार्ट होता है ये 90% आता है एफआई मॉड्यूल के अंदर, और 10% ही काम होता है एसडी मॉड्यूल का। एसडी मॉड्यूल का सिर्फ इसमें क्रेडिट मैनेजमेंट में ही काम होता है, बाकी सारा एफआई मॉड्यूल के अंडर आता है। ये भी एफआई मॉड्यूल के, यहाँ पे सिर्फ ये इंटीग्रेशन विथ अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंटिंग एंड सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये एंड सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट ही हमारे काम का है, बाकी एफआई का है। तो इस पे इसके अंदर फिर से दो नोड ओपन हो गए। इसमें सेकंड वाला इंटीग्रेशन विथ सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन होता है बाडी, एक्टिवेशन ऑफ एसएपी क्रेडिट मैनेजमेंट। तो ये बाडी का मतलब होता है बिजनेस एड इन, बीए यानी बिजनेस, एडीआई मतलब एड इन, मतलब बिजनेस के लिए कुछ एडिशनल इंटीग्रेशन करना है तो उसके लिए बाडी एक्टिवेट करते। आप कई बार सुनोगे कि ये बाडी एक्टिवेट करना है, ये एक्टिवेट करना है। ये हमारा काम नहीं होता है, ये होता है बेसिस टीम का काम, टेक्निकल टीम का काम होता है। ये आपको ध्यान नहीं देना है इसके ऊपर, बट आपको इंफॉर्मेशन रहे कि बॉडी मतलब बिजनेस एड इन होता है, कुछ एडिशनल अगर बिजनेस में आपको ऐड करना है। जैसे क्रेडिट मैनेजमेंट में थर्ड पार्टी होती है, थर्ड पार्टी यानी कोई क्रेडिट मॉनिटरिंग एजेंसी होती है। जैसे आप नॉर्मली हमारा भी एग्जांपल लोगे, बैंक है, आप वो बैंक के कस्टमर हो, बट ये बैंक का कस्टमर है, बैंक इसका क्रेडिट स्कोर कैसे चेक करेगी? एक सिबिल नाम की कंपनी है, ये सिबिल कंपनी होती है थर्ड पार्टी। तो ये सिबिल क्रेडिट स्कोर चेक करने के लिए ये बैंक को हेल्प करती है। वैसे ही आपकी ही केस में अगर आपको कोई थर्ड पार्टी थ्रू आपके कस्टमर का क्रेडिट स्कोर चेक करवाना है, तो वो केस में आप कुछ इन्हांसमेंट वगैरह कर सकते हो एसएपी में। तो इसके लिए एडिशनल इन्हांसमेंट होती है, जैसे कि ये सिबिल एक है, और भी एक्सपीरियन या कोई ऐसे एक दो अलग अलग क्रेडिट स्कोर की एजेंसीज है। वो ये सिबिल तो गवर्नमेंट की, मतलब गवर्नमेंट के अंडर आती है, और बाकी प्राइवेट भी बहुत सारी एजेंसीज होती है जो ये प्राइवेट कंपनीज का भी क्रेडिट स्कोर या उनकी कंपनी की पोजीशन, जैसे कि कंपनी का टर्नओवर कितना है, कंपनी का पास्ट हिस्ट्री कैसा है, पास्ट पेमेंट कैसा है, ये पूरा डिटेल वो कैप्चर करके रखती है, और जो बड़े बड़े कंपनीज है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, उनको ये प्रोवाइड करने का काम करती है। तो उसके लिए आप ये यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा कुछ काम नहीं है, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए। हमारा काम स्टार्ट होता है यहाँ से, डिफाइन क्रेडिट सेगमेंट। और यहाँ पे एक ध्यान देना है आपको, डिफाइन क्रेडिट सेगमेंट ऑप्शन ईसीसी में दिया है। ये ईसीसी यानी ये हमारा सर्वर, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है, बट यहाँ पर आपको ये यूज करने की जरूरत नहीं है। S/4HANA में ये ऑप्शन मैंडेटरी है, ईसीसी में ये मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शन ऑप्शनल है, फिर भी हम मेंटेन कर देते हैं। तो यहाँ पे इसको कॉपी कर लेंगे, हमारा SG01 क्रेडिट सेगमेंट हम बना देते हैं, और क्रेडिट सेगमेंट का नाम डाल देते हैं, जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा हो या कुछ भी जो आपका हो। सेव। तो फर्स्ट हमने क्या किया, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया कि एफआई मॉड्यूल के अंदर क्या आता है, वहां तक आपको देखना ही नहीं है। बिजनेस आइडिन क्या होता है ये भी लिख दिया है,
यहाँ पे फर्स्ट है हमारा क्रेडिट सेगमेंट, आपको डिफाइन करना है। तो मेरा SD01 है। आपका जो भी सेल्स ऑर्गेनाइजेशन या आपका जो भी कंपनी कोड होगा उसके अकॉर्डिंगली आपको एक क्रेडिट सेगमेंट यहाँ पे बना देना है। तो ये तो हो गया यहाँ पे क्रेडिट मैनेजमेंट FSCM का पार्ट। इसके अलावा कुछ पार्ट आता है हमारा स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन में। यहाँ पर असाइन क्रेडिट कंट्रोल एरिया एंड क्रेडिट सेगमेंट, ये करने के लिए हमें कुछ ऑलरेडी कॉन्फ़िग होना जरूरी है। जैसे ये क्रेडिट कंट्रोल एरिया हमारे पास होना जरूरी है। तो ये क्रेडिट कंट्रोल एरिया किसका काम है? ये क्रेडिट कंट्रोल एरिया क्रिएट करना काम होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, FI मॉड्यूल का काम होता है। तो ये कहाँ पर आता है ये भी दिखा देता हूँ मैं आपको। SPRO, रेफरेंस इम्प्लीमेंटेशन गाइड, इंटरप्राइज स्ट्रक्चर, डेफिनेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और यहाँ पर डिफाइन क्रेडिट कंट्रोल एरिया। तो ये आता है FI मॉड्यूल के अंदर। यहाँ पर ये लॉग दिखा रहा है क्योंकि ये स्क्रीन हमारा ओपन है, इसकी वजह से इसको बैक कर देते हैं। यहाँ पर हमें क्रिएट करना है क्रेडिट कंट्रोल एरिया। किसी भी स्टैंडर्ड एक को कॉपी कर सकते हो। कॉपी किया, यहाँ पर क्रेडिट कंट्रोल एरिया नया डाल दिया SD01। यहाँ पर करेंसी INR लेते हैं क्योंकि हम इंडिया के लिए कर रहे हैं। अगर आपका जो कस्टमर यानी आपका जो क्लाइंट है वो अगर अदर कंट्री का होगा तो उसके हिसाब से आप करेंसी मेंटेन कर सकते हो। अपडेट में यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा। ये अपडेट क्या होगा वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। FY वेरिएंट क्या होगा, K4 ही है, ठीक है K4 ही रख देते हैं। तो यहाँ पर रिस्क कैटेगरी हम डायरेक्टली मेंटेन कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको ये रिस्क बताया था, ये कस्टमर के रिस्क के बेसिस पे, तो ये सिस्टम में ऑलरेडी रिस्क कैटेगरी मेंटेन होता है। तो हमारे लिए अभी मेंटेन नहीं है, वो हमें पहले मेंटेन करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा। तो अभी इसको एंटर सेव। पहले हमारा क्रेडिट कंट्रोल एरिया सेव हो गया। तो क्रेडिट कंट्रोल एरिया क्या है हमारा, SD01। अभी क्रेडिट कंट्रोल एरिया कंपनी कोड के साथ असाइन करना है। तो SD01 मेरा कंपनी कोड है और क्रेडिट कंट्रोल एरिया भी मेरा SD01 है। तो ये भी FI मॉड्यूल का ही काम आता है। ये क्रिएट हो गया, अभी असाइनमेंट में जाना है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर ही असाइन कंपनी कोड एंड क्रेडिट कंट्रोल एरिया। तो यहाँ पर कंपनी कोड हमारा बाय डिफॉल्ट होगा SD01। उसके सामने यहाँ पे आपको क्रेडिट कंट्रोल एरिया 01 ऐड करना है। ये भी स्टेप कंप्लीट हो गया। तो ये दोनों स्टेप FI के अंदर आता है, बट ये अभी टेस्टिंग कर रहे हैं इसीलिए ये हमें ही करना पड़ेगा। ये होता है SD का पार्ट। अभी SD01 तो आ गए हम दूसरा वाला कॉन्फिग, कौन सा, असाइन क्रेडिट कंट्रोल एरिया एंड क्रेडिट सेगमेंट। तो ये कहां पर है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सॉरी फाइनेंशियल सप्लाई चेन मैनेजमेंट, क्रेडिट मैनेजमेंट, इंटीग्रेशन, इसमें सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसके अंदर असाइन क्रेडिट कंट्रोल एरिया एंड क्रेडिट सेगमेंट। अभी यहाँ पर हमारा जो क्रेडिट कंट्रोल एरिया है SD01, ये यूरो की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर करेंसी आ गई हमारी। ऑल कंपनी कोड सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम कॉमन भी बना सकते हैं सभी के लिए, बट
हम हमारा इंडिविजुअल कर रहे हैं तो हमें कॉमन करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कम क्लाइंट की ऐसी रिक्वायरमेंट है कि हमें सबके लिए एक ही क्रेडिट कंट्रोल एरिया यूज करना है, तो वो केस में आप कर सकते हो। यहाँ पे आपको डालना है क्रेडिट सेगमेंट SD01 एंड सेव। तो यहाँ पर जो सेम ऑप्शन हमने देखा था वहां पे अपडेट, जब क्रेडिट कंट्रोल एरिया क्रिएट किया था, सेम ऑप्शन आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, अपडेट। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या आ गया, 12। क्यों? क्योंकि वहां पे हमने 12 सेलेक्ट किया था, उसकी वजह से स्टैंडर्ड 12 ही होता है। तो इसका मतलब क्या है, तो 12 का मतलब है ओपन ऑर्डर वैल्यू, ऑन टाइम एक्सेस, डिलीवरी एंड बिलिंग डॉक्यूमेंट वैल्यू। यानी जब भी हम कोई सेल्स ऑर्डर बनाते हैं तो वहां पे अगर मुझे क्रेडिट लिमिट चेक करनी है तो सिस्टम किस बेसिस पे चेक करेगा? तो सिस्टम क्या करेगा, पहले ओपन ऑर्डर वैल्यू, मतलब मेरे अभी तक की कितने सेल्स ऑर्डर ओपन है। तो ओपन का मतलब क्या होता है, ओपन ऑर्डर डिलीवरीज, यानी डिलीवरीज भी ओपन ही होगी, एंड ओपन इनवॉइस। और ये ओपन ऑर्डर एक्सिस लिखा है, इसका मतलब क्या होता है ये भी बताता हूँ। तो ओपन ऑर्डर यानी आपकी जो सेल्स ऑर्डर है जो ओपन है, ओपन यानी पेंडिंग फॉर डिलीवरी, जिसका अभी तक डिलीवरी बना नहीं है, वो सब सेल्स ऑर्डर किस में आएगी, ओपन ऑर्डर के इसमें। प्लस जो सेल्स ऑर्डर आप अभी बना रहे हो वो भी कंसीडर होगी उसमें। एक्सेस का मतलब क्या हो गया, क्रिएटिंग एट दिस पॉइंट, मतलब ये पॉइंट पे आप, मतलब अभी जहां पे चेक हो रहा है वो पॉइंट पे आप जो चेक क्रिएट कर रहे हो वो वाली सेल्स ऑर्डर भी उसमें कंसीडर होगी, वो भी ओपन में ही आएगी। तो इसीलिए एक्सेस लिखा है वहां पे। तो ये हो गई आपकी ओपन सेल्स ऑर्डर। ओपन डिलीवरीज में जो डिलीवरीज की PGI एंड बिलिंग नहीं हुई है, ओपन फॉर PGI एंड बिलिंग। तो ऐसा भी हो सकता है PGI हुआ भी हो बट बिलिंग बिलिंग नहीं हुआ हो। PGI से कोई लेना देना नहीं, PGI हुआ नहीं हुआ उससे कोई लेना देना नहीं है, बिलिंग के लिए ओपन नहीं होना चाहिए, सिंपल। और लास्ट है ओपन इनवॉइस। तो ओपन इनवॉइस यानी ओपन फॉर बिलिंग या फिर पेंडिंग फॉर बिलिंग, पेंडिंग फॉर बिलिंग। और ओपन इनवॉइस पेंडिंग फॉर अकाउंटिंग एंट्री, मतलब इसका अकाउंटिंग एंट्री जनरेट नहीं हुआ है। तो ऐसे सारे डॉक्यूमेंट की वैल्यू जो होती है, वैल्यू ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स विल कंसिडर। तो ये सारे डॉक्यूमेंट की वैल्यू यहाँ पे कंसिडर होगी 12 में। 15 अगर होगा तो 15 में क्या होगा, ओपन डिलीवरी एंड बिलिंग डॉक्यूमेंट, यानी सिर्फ डिलीवरी जो ओपन है वो डिलीवरी प्लस जो बिलिंग डॉक्यूमेंट है उसकी वैल्यू, बस ये दो ही वैल्यू होगी। उसमें सेल्स ऑर्डर की वैल्यू आपकी कंसिडर नहीं होगी। ठीक है। देन थर्ड है आपका 18 नंबर। तो 18 नंबर में ओपन डिलीवरीज एंड ओपन बिलिंग डॉक्यूमेंट। इतना ही आपका कंसिडर होगा। और ये ओपन डिलीवरीज कौन सी है, ओपन डिलीवरी वैल्यू फॉर सेल्स ऑर्डर, यानी सेल्स ऑर्डर की जिसकी डिलीवरी नहीं बनी है, मतलब जो सेल्स ऑर्डर डिलीवरी के लिए पेंडिंग है, ऐसे ही करंट सेल्स ऑर्डर भी आपका इसमें कंसिडर नहीं होगा। तो ये फर्स्ट वाला ही सारी कंपनियां यूज करती है, ये
सेकंड थर्ड वाला कोई कंपनी यूज नहीं करती है, मतलब आज तक मैंने नहीं देखा है कोई कंपनी को यूज करते हुए। मे भी हो सकता है कोई कंपनी का रिक्वायरमेंट वैसा भी हो, क्योंकि एसएपी ने उसके अकॉर्डिंगली ऑप्शंस दिए हैं अलग अलग। और आपको डिटेल में अगर ये जो भी मैंने बताया है वो देखना है तो F1 कीजिए, इसमें एसएपी ने बहुत डिटेल में दिया है। यहाँ पर जैसे 12 नंबर का क्या क्या ऑप्शंस आएंगे ये पूरी डिटेल्स है, सेम जो मैंने बताया वही है, थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज में। 15 का इतना डेटा होगा और 18 का इतना डेटा होगा। ये पार्ट कंप्लीट। देन असाइन सेल्स एरिया टू क्रेडिट कंट्रोल एरिया। तो अभी मेरा सेल्स एरिया देखना है मुझे, यहाँ पे पोजीशन पे जाऊंगा, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन SD01, ये SD01 में ये मेरा सेल्स एरिया है, DM और 02। तो इसमें मेरा क्रेडिट कंट्रोल एरिया क्या होगा, SD01 से। तो मेरा सेल्स एरिया क्रेडिट कंट्रोल एरिया डन। पूरे में असाइन होगा क्या, पर्टिकुलर उसी चैनल के लिए सिर्फ असाइन होगा? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ये डिवीजन के लिए ही चलेगा। अगर मैं ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ये डिवीजन और ये सेल्स ऑर्ग ले रहा हूँ तो इसके लिए ये एप्लीकेबल नहीं होगा, नहीं। क्योंकि मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया। जब मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा उस वो टाइम पे इसके लिए भी एप्लीकेबल होगा, अभी ये सिर्फ इसके लिए एप्लीकेबल है। ओके। यहाँ पे C01 DM02 ये मेरा क्रेडिट कंट्रोल एरिया। मैं एक क्रेडिट कंट्रोल एरिया कितने भी सेल्स एरिया को असाइन कर सकता हूँ, अनलिमिटेड, इसका कोई लिमिट नहीं है। सभी मतलब इसमें जितने सारे सभी को मैं असाइन करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन मेरा वही कंपनी कोड को असाइन होना जरूरी है, समझ गए? जैसे मेरा SD01 सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है, ये SD01 कंपनी कोड को असाइन है, और मेरा क्रेडिट कंट्रोल एरिया भी SD01 कंपनी कोड को असाइन है। अगर मेरा कोई सेल्स ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है जो SD01 कंपनी कोड को असाइन नहीं है, जैसे ये SB93 है, RS01 है, इसको अगर मैं असाइन कर देता हूँ तो यहाँ पे हाँ ये तो सेव तो हो जाएगा, सेव में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट ये एप्लीकेबल नहीं होगा वो केस में। आपको क्रेडिट का लॉक ही नहीं लगाने देगा वो, वहां पे आपको प्रॉब्लम देगा आगे जाके। तो इसीलिए आपका जो कंपनी कोड है उसका ही सेल्स एरिया को ये आपको असाइन करना है। नेक्स्ट स्टेप, डिफाइन क्रेडिट एक्सपोजर कैटेगरीज। तो यहाँ पे एसएपी ने 4 स्टैंडर्ड क्रेडिट एक्सपोजर कैटेगरीज दिए हैं। ये यहाँ पे डिटेल में जानकारी आपको यहाँ पे तो नहीं मिलेगी शायद। क्रेडिट एक्सपोजर कैटेगरी मतलब क्या है? सो इसमें ये क्रेडिट एक्सपोजर जो है आपका, ये इसके बेसिस पे चलता है, क्रेडिट एक्सपोजर कैटेगरी के बेसिस पे। जो अभी हमने 15 देखा था उसका ही थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है ये। इसको बोलते हैं लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज यानी कस्टमर से कितना पैसा आपको आने वाला है, मतलब अभी तक जो पैसा नहीं आया है वो सब आपका लाइबिलिटीज में जाता है। तो ये सब आपकी लाइबिलिटीज होती है। अगर आप गूगल पे डालोगे तो ये आएगा आपको कस्टमर क्रेडिट एक्सपोजर कैटेगरी। तो पहला हो गया हमारा 100 होता है ओपन सेल्स ऑर्डर, यानी जितने सेल्स ऑर्डर का अभी तक डिलीवरी बनाना पेंडिंग है वो आ गया इसमें। 200 होता है ओपन इनवॉइसेस, जितना इनवॉइस का आपका अकाउंटिंग होना बाकी है वो यहाँ पर आ गए। थर्ड हो गया आपका स्पेशल क्रेडिट एक्सपोजर। तो स्पेशल क्रेडिट एक्सपोजर थोड़ा अलग होता है। स्पेशल क्रेडिट एक्सपोजर होता है आपका LC एंड BG। तो ये नाम सुना है कभी आपने, LC BG?
हाँ ना, ये नहीं कभी सुना। एंड एडवांस पेमेंट। तो ये आता है आपका स्पेशल क्रेडिट एक्सपोजर के अंदर। तो एलसी यानी होता है लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट कब मिलता है? अगर आपका बाहर की कंट्री का कोई कंपनी है और वो कंट्री की कंपनी को आपको सेल करना है, तो आप ऐसे ही सेल नहीं कर सकते। उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है, वो कंट्री के बैंक की और आपके बैंक की। तो वो दोनों बैंक आपके मीडिएटर होते हैं, यानी आप अगर कुछ माल दे रहे हो दूसरी कंपनी को, क्या भरोसा है वो कंपनी आपको पेमेंट देगी? राइट। अगर आपने माल भेज दिया, सब कुछ हो गया, उनको रिसीव हो गया, और वो फ्रॉड निकली, वो कंपनी फ्रॉड निकली, तो आपका पूरा माल भी गया, सब कुछ गया। तो आप कुछ कर सकते नहीं, क्योंकि जो लॉ होते हैं वो आपकी इंडिया की कंपनी को इंडिया के इसके लिए ही आपके लॉ काम करते हैं। बाहर की कंट्री में उनके लॉ चलेंगे, आपके लॉज नहीं चलेंगे, इंडिया के लॉज नहीं चलेंगे। तो उसके लिए वो आपका आईसीसी, जो हमने इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स जो स्टार्टिंग में देखा था हम कस्टमर मास्टर में, वो क्या है, वो सीएफआर वगैरह, इनको टर्म्स मेंटेन करते हैं, ओके बराबर। इनको टर्म्स मेंटेन करते, राइट। तो उसके बेसिस पे आपका ये एलसीबीजी वगैरह ये सब कुछ काम करता है कि आप पेमेंट कब दोगे, आप कितना पार्शियल पेमेंट दोगे, फुल पेमेंट दोगे, एडवांस कितना दोगे, ये सब कुछ वो डिसाइड होता है दोनों कंपनीज के बीच में। और ये कंपनीज का एक मीडिएटर बैंक होता है। और वो बैंक में ये क्या बोलते हैं कि आप डायरेक्ट हमें पैसा मत दो, आप हमारी बैंक है, ये बैंक में पैसा दे दो, उसकी ब्रांच आपकी कंट्री में, या फिर ये बैंक का दूसरी, वो कंट्री की कोई दूसरी बैंक होगी उसके साथ रिलेशन है, तो वो बैंक में वो पैसा डाल देते हैं। और जब आपको उनको मटेरियल मिलेगा, तब ये बैंक क्या करेगा, वो पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। तो मतलब ये जो फ्रॉड होने के चांसेस है ये कम हो जाते, मतलब होते ही नहीं है ये केस में, क्योंकि मीडिएटर होता है यहाँ पर। या फिर ये होता है एलसी होता है, यानी लेटर ऑफ क्रेडिट। एक लेटर देते हैं आप बैंक को कि ये कंपनी को हम माल भेज रहे हैं, ये कंपनी आपके पास पेमेंट करेगा, जैसे ही ये मटेरियल उनको रिसीव होगा वो कंफर्मेशन देंगे, फिर कंफर्मेशन मिलते ही आप पेमेंट हमें कर देना। तो ये एलसी होता है। उसके बाद मतलब ये लेटर ऑफ क्रेडिट, आप ये लेटर देते हो। वैसे ही सेम होता है बैंक गारंटी, तो वही उसका ही एक पार्ट होता है। मतलब ये डॉक्यूमेंट अलग अलग है, बट उनकी टर्मिनोलॉजी मतलब एक्चुअल देखोगे तो सेम ही है दोनों की। और तीसरा होता है एडवांस पेमेंट, तो ये इंटरनेशनली भी होता है, या आपका सेम कंट्री में भी हो सकता है। तो ये दो चार चीजें जो होती है ये आती है स्पेशल क्रेडिट एक्सपोजर के अंडर। फोर्थ होगा आपका डिलीवरी वैल्यूज, तो आपकी जो भी डिलीवरीज है उसकी वैल्यू यहाँ पर होगी। और लास्ट होगा आपका बिलिंग डॉक्यूमेंट, यानी बिलिंग डॉक्यूमेंट मतलब ये ओपन इनवॉइस नहीं होता है, जिसका अकाउंटिंग जनरेटेड हुआ है, ऐसे डॉक्यूमेंट ये होते हैं बिलिंग डॉक्यूमेंट। ये सब आपकी लाइबिलिटीज है। लाइबिलिटीज यानी सबका पेमेंट आना बाकी है, किसी का भी आपका पेमेंट नहीं आया है अभी तक। सिर्फ इसमें से कुछ पार्ट आपका होता है स्पेशल क्रेडिट एक्सपोजर, जिसका पेमेंट आपको रिसीव्ड हुआ होता है। फिर भी जब तक ये पेमेंट रिसिप्ट का एंट्री नहीं होता है, तब तक ये क्लियरिंग नहीं होता है, क्योंकि ये भी आपका एक स्पेशल जीएल में ही जाके बैठता है, स्पेशल क्रेडिट एक्सपोजर। क्योंकि लास्ट मोमेंट में अगर ऑर्डर कैंसिल हो गया और उसने एडवांस वगैरह दिया, तो आपको रिटर्न भी करने की जरूरत पड़ सकती है। तो इसीलिए ये कंप्लीट एंट्री नहीं होती है जब तक इसका सेटलमेंट नहीं होता है। तो वो एफआई का पार्ट है, इसमें हमें कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए ये बताया। उसके बाद है एंट्री सेटिंग, यहाँ पर होती है प्राइसिंग प्रोसीजर। तो हमारी प्राइसिंग प्रोसीजर क्या है, SD01।
तो ये प्राइसिंग प्रोसीजर में एक ऑप्शन होता है 13 नंबर का। कहाँ गया? सॉरी, हाँ यहाँ पे सब टोटल में आता है क्रेडिट प्राइस। हाँ, यहाँ पे ए होता है, जहां पर ए होता है वो वैल्यू क्रेडिट मैनेजमेंट के लिए यूज होता है। यहाँ पर ए अगर है ना तो ये क्रेडिट मैनेजमेंट के लिए वैल्यू यूज होता है। अगर बी है तो वीपीआरएस में कॉस्टिंग के लिए। तो यहाँ पर ए कहाँ है? ये ये जो टोटल होगी आपकी सेल्स ऑर्डर में, ये टोटल आपकी क्रेडिट मैनेजमेंट में कंसिडर होगी। तो ये आप पे डिपेंड है, यानी आपके क्लाइंट पे डिपेंड है कौन सी वैल्यू क्रेडिट मैनेजमेंट में पास करनी है। वहां पे वो बोलेगा, वहां पे आपको ए लगा देना है, बस आपका काम हो गया। देन पार्टनर कॉन्फ़िगरेशन, ये कुछ करना नहीं है, ये फालतू में एडिशनल दे दिया है, बाकी कुछ ऑप्शन करने की जरूरत नहीं है। ये सेम ही आउटपुट डिटर्मिनेशन में रिडायरेक्ट करता है क्रेडिट रिलीज, इसका भी कोई जरूरत नहीं है। रिक्वायरमेंट, ये टेक्निकल डिटेल है, रिक्वायरमेंट्स वगैरह इसमें भी कुछ करना नहीं है। सिर्फ ये फर्स्ट वाला आपको देखना है, जो भी आपका क्लाइंट बोलेगा कि अरे गलत वैल्यू जा रही है हमारी क्रेडिट मैनेजमेंट में, तो आपको देखना है कि नहीं सर यहाँ पे ये ए वाली वैल्यू पे लगा है, तो आपकी सेल्स ऑर्डर में ये जो वैल्यू आ रही है यही क्रेडिट मैनेजमेंट के लिए कंसिडर हो रही है। आपको अगर दूसरी करनी है तो वहां पे ये लगाना पड़ेगा, यहाँ से निकाल के वो आपको टेक केयर करना पड़ेगा। नेक्स्ट पार्ट है क्रेडिट मैनेजमेंट आपको एक्टिवेट करना है आपकी आइटम कैटेगरी के लिए। तो आपकी आइटम कैटेगरी होगी 10, तो 10 में स्टैंडर्ड यहाँ पर क्रेडिट मैनेजमेंट एक्टिवेटेड है। हमने जब क्रेडिट ये आइटम कैटेगरी डिटर्मिनेशन देखा था वहां पे मैंने बताया था आपको व्यू V7 में। टेन, यहाँ पे क्रेडिट एक्टिव, मैंने बोला था कि यहाँ पे आप सिर्फ क्रेडिट एक्टिव करने से क्रेडिट मैनेजमेंट एक्टिवेट नहीं होता है, उसके लिए आपको ये पूरा कॉन्फ़िग करना है। तो ये एक पार्ट हो गया उसका, सिर्फ ये एक्टिवेट करना। मतलब ये भी जरूरी ही है, ऐसा नहीं कि ये नहीं करोगे, ये तो करना ही है, बट ये पूरा कॉन्फ़िग मैंडेटरी है। उसके बाद ये ऑथोराइजेशन वाला पार्ट बेसिस टीम के अंडर आता है, इसमें आपको कुछ भी करना नहीं है, ये आपको स्किप कर देना है मेंटेन ऑथराइजेशंस वाला, क्योंकि ये वैल्यू बेसिस पे ऑथराइजेशन होता है, डॉक्यूमेंट क्लास बेसिस पे। वो टेक्निकल काम है, हमें कुछ नहीं करना इसमें। उसके बाद जंप होना है डिफाइन क्रेडिट ग्रुप। कुछ ग्रुप हमें क्रिएट करने पड़ते हैं जो स्टैंडर्ड है एसएपी के, में नए करने की जरूरत नहीं है। 3 ग्रुप्स हैं। फर्स्ट है क्रेडिट ग्रुप फॉर सेल्स ऑर्डर, फॉर डिलीवरी एंड गुड्स इशू। तो ये 3 लेवल पे होता है, सेल्स ऑर्डर, डिलीवरी एंड गुड्स इशू। तो बिलिंग पे क्यों नहीं होता है, आपको क्या लगता है बिलिंग पे क्यों नहीं होता है? सेल्स ऑर्डर, डिलीवरी और गुड्स इशू तीनों पे ही क्यों हो सकता है, कोई बता सकता है? आइडिया तो नहीं आ रहा। ठीक है, तो देखो नॉर्मली हम क्या करते हैं, कोई भी कस्टमर को सेल कर रहे हैं, राइट? तो सेल जब करेंगे तो पहले क्या करते हैं, हम सेल्स ऑर्डर क्रिएट करते हैं।
तो सेल्स ऑर्डर पे हम क्या करेंगे, क्रेडिट लिमिट चेक करेंगे। अगर सेल्स ऑर्डर क्रिएशन के टाइम पे ही हम क्रेडिट लिमिट चेक करते तो यहाँ पे सेल्स ऑर्डर आपकी ब्लॉक हो जाएगी, आगे आपकी प्रोसेस होगी ही नहीं, राइट? बरोबर. बराबर। बट कोई कोई कंपनी में क्या प्रोसेस होता है, ये सेल्स ऑर्डर वो बोलते कि नहीं नहीं हमें सेल्स ऑर्डर क्रिएट करनी है, यहाँ पे ब्लॉक नहीं करनी है। तो हम क्या कर देते, इसको बाईपास कर देते हैं। इसको बाईपास कर देंगे तो क्या होगा, ये सेल्स ऑर्डर पे नहीं लगेगा, ये हो जाएगा आपका डिलीवरी के ऊपर, फाइनल में पूछेगा मतलब लिमिट चेक करेगा. राइट? तो ये क्या होगा, डिलीवरी में ब्लॉक लगा देगा आपको, डिलीवरी में क्रेडिट लिमिट चेक करेगा और इसको डिलीवरी को ब्लॉक कर देगा अगर आपका क्रेडिट लिमिट कम निकला तो। अगर यहाँ पे नहीं करना है तो लास्ट होगा आपका पीजीआई के ऊपर, मतलब आप गाड़ी आपके गोडाउन से बाहर निकाल रहे हो, इसको भी आप बाईपास करना चाहते हो। इन केस अगर कोई रीजन है इसको भी बाईपास करना चाहते हो तो आप लगाओगे पीजीआई पे, और इसको भी आप ब्लॉक कर दोगे। पीजीआई का मतलब क्या होता है, पोस्ट कोड इश्यू ना. हाँ, व्हीकल एग्जिट हो गया आपकी गेट से, इसका एक्चुअल मतलब यही होता है। एक्चुअल में फिजिकली वहां पे क्या हो रहा है उसका मतलब नहीं है, बट व्हीकल एग्जिट हो गया, ये एसएपी की लैंग्वेज में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक मूवमेंट होता है, 561, करेक्ट? तो 561 का वहां तक हम आए थे कि हमारा व्हीकल एग्जिट होता है, मोमेंट टाइप होता है 561। तो यहाँ पर आपका सीओजीएस होता है, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मतलब एसएपी की लैंग्वेज में आपका मटेरियल आपकी फैक्ट्री से बाहर निकल गया पीजीआई के टाइम पे, मतलब जैसे ही आपका पीजीआई हो गया सिस्टम को लगता है आपका बिलिंग भी हो गया सेम टाइम पे, करेक्ट? मतलब आपका जो स्टॉक का मूवमेंट होता है आपके स्टॉक से वो माइनस हो जाएगा और कस्टमर के स्टॉक में वो प्लस हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये होता है पीजीआई के टाइम पे। इसीलिए बिलिंग के ऊपर आपको कोई क्रेडिट कंट्रोल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। बिलिंग एक फॉर्मेलिटी है सिर्फ, ये लीगल फॉर्मेलिटी बोल सकते हो आप। एक सिर्फ गवर्नमेंट ने बोला है आपको कि भाई बिलिंग बनाना है, तो इसीलिए आप ये लीगल फॉर्मेलिटी कर रहे हो, बट एक्चुअल प्रोसेस यहाँ पे ही खत्म हो जाता है। आपका मटेरियल स्टॉक्स, मतलब आपका जो मटेरियल का स्टॉक है माइनस हो गया, और आपका जो आने वाला पेमेंट है यानी आपका जो मटेरियल का जो प्राइस है वो यहाँ पे प्लस हो गया। तो यहाँ पे बिलिंग एक्चुअली ये एफआई का पार्ट स्टार्ट हो जाता है एक्चुअल में। तो इसीलिए यहाँ पर आपका क्रेडिट लिमिट, क्रेडिट कंट्रोल कभी भी लगता नहीं है। इसीलिए ये तीन ही ऑप्शन दिए है यहाँ पे। बिलिंग पे लगा लगा के मतलब क्या है बताइए। आपका पीजीआई हो गया, पीजीआई हो गया तो आपका क्या हो गया, गाड़ी भरा हुआ है, राइट? क्योंकि बिलिंग के बाद आप क्या करते हो, पिकिंग करते हो, पैकिंग करते हो और पीजीआई करते हो। यानी पिकिंग किया यानी आपने मटेरियल उठा के गाड़ी में लोड कर दिया, उसको पैक कर दिया और उसका पीजीआई कर दिया, यानी गाड़ी बाहर निकाल दिया। तो उसके बाद आप क्रेडिट लिमिट चेक करके फायदा ही क्या है, वो तो गाड़ी निकल गया आपका बाहर। हाँ, वो तो चला गया, वो अभी कस्टमर पैसे देगा नहीं देगा वो उसका प्रॉब्लम है। तो इसीलिए ये स्टेप का रिस्क लेता ही नहीं है एसएपी। एसएपी ने यहाँ तक ही क्रेडिट लिमिट एक्टिवेट करके रखा है, और एक्चुअल बिजनेस वैसे ही चलता है। मतलब अगर आप नॉन एसएपी है तो आपको डाउट आ सकता है कि अरे बिलिंग पे क्यों नहीं होता है। तो एसएपी के एंड से अगर आप देखोगे तो यही आपका प्रोसेस खत्म हो गया, यहाँ पे आपको जाने की जरूरत नहीं। तो ये चीज थोड़ी आपको ध्यान रखनी है। तो ये हो गया 3 लेवल। देन असाइन सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप एंड डिलीवरी टाइप।
तो यहाँ पर आपको सेल्स ऑर्डर टाइप में आपका क्रेडिट मैनेजमेंट एक्टिवेट करना होता है। तो मेरी सेल्स ऑर्डर टाइप है OR। तो यहाँ पे ऑर्डर टाइप OR, यहाँ पर एक ऑप्शन है मेरा चेक क्रेडिट। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन होते हैं ABCD और एक ब्लैंक होता है। तो ब्लैंक अगर है तो कोई क्रेडिट लिमिट चेक नहीं होगा, ये इसको बाईपास कर देगा। ए अगर है तो ए का मतलब क्या है, बी का मतलब क्या है, मैं बताता हूँ आपको सबका। तो ए मतलब रन सिंपल क्रेडिट लिमिट चेक एंड वार्निंग मैसेज। तो सिंपल क्रेडिट चेक होगा आपका और आपको एक सिर्फ वार्निंग मैसेज होगा कि ये कस्टमर का इतना इतना क्रेडिट लिमिट बचा है, इतना क्रेडिट यूटिलाइज हुआ है। बी अगर आप सेलेक्ट करोगे तो वहां पे सिंपल क्रेडिट लिमिट चेक होगा और वहां पे आपको एरर मैसेज आएगा अगर क्रेडिट लिमिट एक्सीड हो गया तो वहां पे सिस्टम क्या करेगा, एरर मैसेज दे देगा, आपको आगे नहीं जाने देगा। 3 मैसेज होते हैं, इंफॉर्मेशन, वार्निंग एंड एरर। इंफॉर्मेशन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वार्निंग मैसेज है तो आगे जाके प्रॉब्लम आ सकता है, सेम डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम नहीं आएगा, और एरर मैसेज है तो वहां पे ही आपको रोक देगा। तो यहाँ पे एरर मैसेज। सी में आपका सिंपल चेक होगा एंड डिलीवरी ब्लॉक हो जाएगा, यानी सेल्स ऑर्डर तो सेव हो जाएगा आपका बट आपको डिलीवरी के लिए ब्लॉक कर देगा। ठीक है। एंड डी अगर होता है तो ये ऑटोमेटिक क्रेडिट चेक होता है। तो ऑटोमेटिक क्रेडिट चेक ही आपको हमेशा यूज करना है। क्यों? उसके पीछे का रीजन ये है कि ये ऊपर के तीनों एसएपी ने S4 हाना में बंद कर दिए। तो आप अगर काम करोगे तो आपको मे बी चांस मिल सकता है S4 हाना के ऊपर काम करने का, तो वहां पे ये आपको 3 दिखेंगे ही नहीं, डायरेक्ट डी ही दिखेगा और ये ब्लैंक दिखेगा। तो यही हमेशा आपको यूज करना है। देन क्रेडिट ग्रुप, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 1 ही आएगा क्योंकि सेल्स ऑर्डर के लिए 1 ही यूज करना है, आपको 2 3 यूज ही नहीं करना है। देन नेक्स्ट पार्ट है हमारा डिलीवरी टाइप। तो डिलीवरी टाइप में हमारी डिलीवरी टाइप कौन सी है? LF। LF में यहाँ पर डिलीवरी के लिए एक क्रेडिट ग्रुप है और GI यानी पोस्ट गुड्स इशू। GI का मतलब होता है पोस्ट गुड्स इशू। तो डिलीवरी में लगाना है आपको 2, ये लग गया 2 और GI में लग गया 3। तो आप बोलोगे कि ये यहाँ पे भी लगा दिया, यहाँ पर भी लगा दिया, सेल्स ऑर्डर में भी लगा दिया, फिर ये 2 लगाने की क्या जरूरत है, ऑलरेडी सेल्स ऑर्डर में है तो डिलीवरी में क्या जरूरत है लगाने की? तो आपका क्वेश्चन वैलिड है। आप यहाँ से अगर आपने सेल्स ऑर्डर पे लगा दिया और डिलीवरी और PGI में ब्लैंक भी छोड़ दिया तो आपका सेल्स ऑर्डर पे ही आपको ब्लॉक कर देगी सिस्टम, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, ये वाला पार्ट चेक ही नहीं करेगी। करेक्ट। बट अगर गलती से आपने सेल्स ऑर्डर में C ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पर डी की जगह पे आपने C ऑप्शन या B ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है, तो C ऑप्शन में क्या होता है, सेल्स ऑर्डर तो सेव हो जाती है बट डिलीवरी ब्लॉक हो जाती है, तो वहां पे आपका डिलीवरी चेक होगा। और सेल्स ऑर्डर में आपने ब्लैंक ही छोड़ दिया तो उसके बाद आपका डिलीवरी चेक होगा, अगर डिलीवरी ब्लैंक छोड़ दिया तो आपका पोस्ट गुड्स इशू चेक होगा। तो हम जब ये करेंगे उसका इसका टेस्टिंग करेंगे तो वहां पे मैं आपको बता दूंगा कि ये कैसे चलता है। ठीक है। तो ये पार्ट हो गया और इसके बाद का ये ऑटोमेटिक क्रेडिट कंट्रोल है, इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा हमें। तो ये हम क्या करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में लेते हैं थोड़ा, क्योंकि ये थोड़ा क्रिटिकल पार्ट है, आपको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये नेक्स्ट लेक्चर में लेते हैं, ठीक है। और इसका रिस्क कैटेगरीज वगैरह भी हमें चेक करना है और इसका टेस्टिंग भी। तो और एक लेक्चर इसका कंप्लीट हमारा क्रेडिट मैनेजमेंट पे ही जाएगा, नेक्स्ट वाला। तो कुछ समझा नहीं है तो आप पूछ सकते हो, अगर आप चेक कर लो पूरा डिटेल
अगर आपको लगता है कुछ समझना है, कुछ क्वेश्चंस है तो पूछिए। इसमें सबसे ये डिफरेंट इस कैटेगरी वाला फैक्टर ज्यादा है, कंट्रोल कॉम्प्लिकेटेड है क्या? हाँ, कॉम्प्लिकेटेड यानी यहाँ पे डिफाइन ऑटोमेटिक क्रेडिट कंट्रोल, एक एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि ये मेरा क्रेडिट कंट्रोल एरिया है, ये रिस्क कैटेगरी है और ये क्रेडिट ग्रुप है, तो इसके अंदर जाना पड़ता है मुझे। यहाँ पे ये स्क्रीन देख के आपको क्या कुछ समझ आ रहा है, मुझे बताइए। तो पूरे टर्म्स मालूम करने पड़ेंगे पहले, है ना? हाँ हाँ करेक्ट। तो यही बोल रहा हूँ कि ये आज नहीं होगा क्योंकि 4-5 मिनट ही बचे, तो ये थोड़ा फास्ट लेके कुछ फायदा नहीं है। पूरा डिटेल वन बाय वन आपको बताना पड़ेगा। और मेनली ये जो नीचे का पार्ट है ये S/4HANA में बंद हो चुका है, बट ऐसा नहीं है बंद हुआ, ऐसा पार्ट नहीं है। ये दूसरी जगह पे उन्होंने शिफ्ट कर दिया है, ये अभी FI मॉड्यूल के अंडर आता है, ये पहले SD के अंडर आता था। S/4HANA में FI को ये कन्वर्ट कर दिया ये पार्ट। तो फिर भी हम देखेंगे, पूरा डिटेल में देखेंगे, क्योंकि हो सकता है आपको भी कोई इंटरव्यू में भी क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर, या मे बी आप ECC पे काम कर रहे हैं तो इसकी भी आपको जरूरत पड़ सकती है।